गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट में। जैसा आप जानते हैं, अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स के रिसर्च में मुझे बंगाल को समझने का, उसको महसूस करने का बहुत मौका मिला। और मैं तब इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ वहाँ के हीरो से, वहाँ के लोगों से, कि मुझे लगा कि ये दास्तानें, ये कहानियाँ मैं आप तक कैसे लेकर आऊँ। तो ये मेरी पूरी एक जर्नी जो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, आपको बंगाल की कहानियाँ सुना रहा हूँ ताकि आप भी मेरी तरह इंस्पायर हो। और आज ऐसी ही एक इंस्पायरिंग कहानी आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, जब भी हम आज़ाद हिंद फौज का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फौज का बीज किसने बोया था? क्या आप जानते हैं कि उस क्रांति की नींव किसने रखी थी? दोस्तों, उस अनसुने अनकहे नायक का नाम था रश बिहारी बोस। आप शायद ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की किताबों में अक्सर किसी कोने में दबा हुआ रहता है। दोस्तों, अगर रश बिहारी बोस ना होते तो शायद नेताजी की आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सपना बनकर रह गई होती। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा द अनसंग बोस की कहानी, जो जापान जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को शोले में बदल दिया। रश बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उनके पिता की नौकरी हुगली जिले में होने के कारण उनका बचपन उनके ननिहाल चंद्रनगौर में बीता, जहां उनके भीतर राष्ट्रवाद की चेतना ने जन्म लिया। स्वामी विवेकानंद के भाषण, बंकिम चंद्र की आनंद मठ जैसे लेखन रश बिहारी बोस को खूब प्रेरित करती थी। बोस ने डुप्लेक्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां प्रिंसिपल चारू चंद्र रॉय ने उन्हें क्रांतिकारी राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कई अन्य लोगों की तरह रश बिहारी भी समझते थे कि स्वतंत्रता केवल एक आम रेवोल्यूशन के माध्यम से ही संभव है। अनुशीलन समिति से जुड़कर उन्होंने बम बनाना, गुरिल्ला वॉरफेयर और मिलिट्री स्ट्रेटजीज जैसे कई स्किल्स में महारत हासिल की। दोस्तों, रश बिहारी बोस पहली बार क्रांतिकारियों के बीच तब लोकप्रिय हुए जब उन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया, जिसका उद्देश्य भारत के उस समय रहे ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करना था। इस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने बसंत कुमार विश्वास और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग को असैसिनेट करने के लिए उन पर बम फेंका। यही था उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। लेकिन गवर्नर बच गया और बोस पकड़े जाने से बचकर देहरादून लौट आए, जहां वे एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। 1913 में रश बिहारी बोस की मुलाकात युवा क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्हें पॉपुलरली बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, और हम आपको एक एपिसोड में इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप बाघा जतिन की कहानी नहीं जानते हैं तो इस पॉडकास्ट के बाद आप दिए गए इस लिंक पर वहां जाएं। मैंने आपको उनके योगदान के बारे में पहले ही बताया है। दोस्तों, रश बिहारी को बाघा जतिन एक रियल लीडर ऑफ मैन के रूप में देखते थे। बाघा जतिन ही थे जिन्होंने रश की सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें भारत को उसके कॉलोनियल मास्टर से मुक्त कराने के लिए नई प्रेरणा दी। 1915 में बोस गदर मूवमेंट का चेहरा बनकर उभरे, जो 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। योजना यह थी कि भारत में ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक पैन इंडिया म्यूटिनी शुरू की जाए। लेकिन अंग्रेजों ने जल्दी ही भांप लिया कि क्रांतिकारियों के बीच क्या पक रहा है, और उस आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने क्रांतिकारियों को एक एक करके ढूंढना शुरू कर दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए बोस जल्दी देश छोड़कर 1915 में जापान चले गए। जापान में उन्हें एक प्रसिद्ध बेकरी नाका मौर्या के ओनर सोमा आइजो और उनकी पत्नी कोत्सुको सोमा ने शरण दी। रश बिहारी जापानी संस्कृति में बहुत आसानी से ढल गए और उन्होंने जापानीज नेशनलिस्ट के साथ बहुत ही क्लोज संबंध बनाए, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। नाका मौर्य बेकर परिवार के साथ उनकी दोस्ती आइजो और कोत्सुको की बेटी तोशिको सोमा के साथ हुई, जिसके साथ उन्होंने विवाह किया, और इस विवाह के कारण जापान की नागरिकता उनको मिली, जिससे उन्हें जापान में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गई और उन्होंने लैंड ऑफ द राइजिंग सन से एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को जारी रखा।
दोस्तों, हालांकि तोशिको के साथ उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक प्रेम और सम्मान का रिश्ता था, जिसने उन्हें टोक्यो में एक बंगाली भारतीय रेस्टोरेंट खोलने के लिए प्रेरित किया, जो ऑथेंटिक इंडियन मील परोसने लगा। उनके रेस्टोरेंट में लोकप्रिय डिश में से एक था रिशुकर या राइस करी, जिसे विशेष रूप से इंडियन करी राइस के रूप में जाना जाता है, और वो जापानी लोगों का पसंदीदा खाना बन गया। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई फॉरेनर से ये सवाल किया जाता है कि उन्होंने कभी कोई इंडियन डिश ट्राई की है, तो पॉपुलर आंसर होता है, यस आई हैव ट्राइड इंडियन कैरी, यस करी। जापान से रश बिहारी ने दुनिया भर में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने में खूब प्रयास किया। उन्होंने जैपनीज, आयरिश और जर्मन नेशनलिस्ट के साथ काम किया, साथ ही गदर पार्टी के साथ अपने पिछले संबंधों को भी तलाशा, जिसमें अमेरिका और कनाडा में इंडियन इमिग्रेंट शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिश डोमिनेशन को ख़त्म करने की भी मांग की थी। इसके बाद रश बिहारी को वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी से भारतीय सैनिकों की भर्ती करने का अवसर मिला, जिन्हें साउथ ईस्ट एशिया पर जापान के आक्रमण के दौरान प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में बंदी बना लिया गया था। उन्होंने जापान की इंपीरियल गवर्नमेंट को एक भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज के कॉन्सेप्ट को फंड करने के लिए राजी किया, जिसमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापानीज सपोर्ट मिला। दोस्तों, 1942 में रश बिहारी बोस ने मोहन सिंह द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज को ऑफिशियली लीड किया, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा के इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर शामिल थे। उन्होंने ओवरसीज में रह रहे इंडियन कम्युनिटीज से राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। रश बिहारी ने यह भी महसूस किया कि ऐसी सेना का नेतृत्व करने के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन करने वाले एक मजबूत, कैरिज्मेटिक नौजवान की आवश्यकता है। दोस्तों, ये वो समय था जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी में थे। उस समय तक रश काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस में वो आवश्यक गुण देखे और उन्हें नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया, जिन्होंने बाद के वर्षों में ब्रिटिश राज को झकझोर डाला और उनका मनोबल गिराया। क्रांतिकारी जीवन के दौरान भारी तनाव और पीड़ा के कारण बोस का स्वास्थ्य गिरने लगा और 21 जनवरी 1945 को उनका देहांत हो गया। रश बिहारी बोस न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि उन विजनरी लीडर्स में से एक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के मूल्य को समझा। उनका एडवेंचरस एस्केप, जापान की शाही सरकार के साथ स्मार्ट अलायंस और साथ ही जापानी संस्कृति में उनका घुलना मिलना और अंततः आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ब्रिटिश राज को कमज़ोर करने में सहायक रही। आज उनकी कहानी सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि जापान में भारतीय करी के स्वाद और अपनी मातृभूमि के लिए उनके योगदान की याद में अभी भी जिंदा है। रश बिहारी बोस को आज भी जापान में एक कल्चरल एम्बेसडर और फ्रीडम फाइटर के रूप में याद किया जाता है। टोक्यो में उनकी याद में एक स्मारक है जो उनके महान कार्यों का प्रमाण है। आप इस फोटो में देख सकते हैं और कभी आपको जापान जाने का मौका लगे तो आप यहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि कैसे हमारे एक देशभक्त नेता का सम्मान जापान में हो रहा है, पर भारत के इतिहासकार, भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत के इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया हमको ऐसे हीरोज़ के बारे में कभी बताते नहीं हैं। दोस्तों, उनके भारत से जापान भागने के एक दशक बाद भारत के सबसे महान नॉवलिस्ट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने द डिमांड फॉर अ पाथ नामक एक नॉवल पब्लिश किया, जिसमें मुख्य पात्र सब्यसाची रश बिहारी बोस की लेगेसी से इंस्पायर्ड था। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनकी लेगेसी कहीं खो चुकी है। जो कुछ बचा है वो साउथ कलकत्ता में उनके नाम पर बस एक एवेन्यू है। दोस्तों, रश बिहारी बोस ने एक बार कहा था, आई एम अ फाइटर, वन फाइट मोर, द लास्ट एंड द बेस्ट। दोस्तों, इसी लाइन से इंस्पायर्ड होकर मैं भी अपने देश की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हमारे गुमनाम वीरों की कहानियाँ सामने लाकर देश के युवाओं को प्रेरित करने और ये इंश्योर करने के लिए कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, मैं लगातार आपको ऐसी कहानियाँ सुना रहा हूँ। और सिर्फ वही नहीं, मेरी आने वाली फिल्म
द बंगाल फाइल्स आपको बताएगी कि बंगाल में वो कौन सी धरोहर थी, कौन सा हेरिटेज था जिसको हमने छोटी गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में, खास तौर पे कम्युनल पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने हाथ से फिसल के जाने दिया। दोस्तों, आपने समय निकालकर मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।